दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 18 फरवरी 2022। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ में सबसे पहले बात करते हैं कि बिहार में वंदे मातरम पर एक बार फिर से विवाद सामने आ रहा है। यहां बजट सत्र की शुरुआत राष्ट्रगान और समाप्ति राष्ट्रीय गीत से होगी। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा के इस बयान पर ओबीसी की पार्टी एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अख्तरुल ईमान ने इसका विरोध किया है। अख्तरुल ईमान ने कहा है कि एनडीए के पास बहुमत है, ताकत है, वह इस तरह के फैसले ले सकते हैं। दरअसल 25 फरवरी से होने वाले बजट सत्र की शुरुआत राष्ट्रगान और समाप्ति राष्ट्रीय गीत से होगी। इस बात को लेकर के बिहार विधानसभा के स्पीकर विजय कुमार सिन्हा ने दोहराया है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत हमारे देश के एकता और अखंडता को दर्शाता है। उन्होंने कहा है कि ये सभी सार्वजनिक तौर पर होने वाले कार्यक्रमों में होना चाहिए। एआईएमआईएम विधायक अख्तरुल ईमान ने कहा है कि उन्हें राष्ट्रगान गाने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय गीत गाने में दिक्कत होती है। अख्तरुल ईमान ने कहा है कि राष्ट्रीय गीत जिसमें वंदे मातरम है उसमें धरती पूजन और तमाम चीजें ऐसी है जो हमारे मजहब में नहीं है, इसीलिए इस्लाम में इस तरीके के गीत नहीं गाए जाते हैं। अख्तरुल ईमान ने कहा है कि बिहार में एनडीए के पास बहुमत और ताकत है, इस वजह से वे इस तरह के फैसले लेते हैं, लेकिन उन्हें सभी धर्म और फिर समुदाय का सम्मान करना चाहिए। इससे पहले शीतकालीन सत्र में भी ओबीसी की पार्टी एआईएमआईएम की विधायक अख्तरुल ईमान ने वंदे मातरम का विरोध किया था। उस सत्र के दौरान राष्ट्रगान को सभी लोगों ने गाया था, लेकिन शीतकालीन सत्र की समाप्ति पर राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाने पर एआईएमआईएम के विधायकों ने विरोध किया था। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि ये गलत परंपरा है, इसमें इस्लाम धर्म को आहत पहुंचती है। एआईएमआईएम के विधायकों ने इसे वापस लेने की मांग भी की है। दोस्तों बात करते हैं कि बहुचर्चित चारा घोटाले के एक और मामले में अदालत द्वारा राष्ट्रीय जनता दल यानी कि राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव को दोषी पाए जाने के बाद बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने बुधवार को कहा है कि भगवान श्री कृष्ण भी जेल गए थे। जीतन राम मांझी ने कहा है कि जिनसे समाज के लोग प्रेरणा लेते हैं उन्हें बार बार जेल जाना पड़ता है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि ये अदालत का फैसला है, न्यायाधीश लोग यानी कि जज लोग सही फैसला देते होंगे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए जीतन राम मांझी ने कहा है कि लालू प्रसाद यादव एक समाजवादी नेता हैं, इस वजह से उन्हें बार बार जेल जाना पड़ रहा है। ये तो न्यायालय प्रक्रिया से जुड़े न्यायाधीश लोग ही बेहतर समझ सकते हैं। यह न्यायालय के फैसले पर हम ज्यादा कुछ नहीं बोल सकते हैं। उन्होंने कहा है कि अब क्या सजा होगी ये तो फिर बाद में पता चलेगा। उन्होंने कहा है कि लालू प्रसाद यादव सामाजिक न्याय के पुरोधा हैं। जहां ऐसे लोग जिनसे समाज के लोग प्रेरणा लेते हैं वे भी ऐसे ऐसे मामले में फंस जाते हैं या फिर फंसा दिए जाते हैं। उन्होंने कहा है कि भगवान श्री कृष्ण भी जेल में रहे थे तो वे वजह क्या थी, वे दोषी थे या फिर क्या थे, ये उस समय के लोग ज्यादा बेहतर समझते होंगे। आज के परिवेश में लालू प्रसाद यादव को भी बार बार जेल जाना पड़ रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में काफी लंबे इंतजार के बाद डायल 112 की रूपरेखा वास्तविक रूप से तैयार होने वाला है। जहां इसका ट्रायल फरवरी के अंत में शुरू होने जा रहा है। ये सेवा अप्रैल के मध्य से पूरी तरीके से पूरे बिहार में शुरू हो जाएगा। इस सेवा के पहले चरण में बिहार के पटना समेत 10 जिलों के 500 थाना क्षेत्र में शुरू होगी। इसके लिए पुलिस महकमा ने 35 4 पहिया गाड़ियां खरीदी है। फिलहाल इनकी पेंटिंग से लेकर के अन्य सभी जरूरी संसाधनों से लैस करने का काम किया जा रहा है। इस नई प्रणाली के लिए एक नई वेबसाइट, विशेष सॉफ्टवेयर, जीपीएस सिस्टम और कंट्रोल रूम भी तैयार किया गया है, जिसका ट्रायल किया जा रहा है। जहां इस साल मार्च के अंत तक डायल 112 से जुड़े तमाम अवयवों को अंतिम रूप दिया जाएगा। इस साल के अंत तक सभी 30 जिलों के 1094 थाना क्षेत्र में डायल 112 की सेवा शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। जब बिहार में इस नई इमरजेंसी सेवा के शुरू होते ही पहले से चल रही अलग अलग जरूरी सेवाओं के डायल नंबर को बंद कर दिया जाएगा, यानी कि मेडिकल, पुलिस, आपदा और अग्निशमन जैसे तीनों आपातकालीन सेवाओं को एकीकृत करके एक ही नंबर यानी कि 112 112 पर शुरू की जाएगी। किसी आपात स्थिति में एक डायल से ही सेवा मिलेगी। किसी कॉल को किसी भी हाल में 2 से 2.5 मिनट में उठाने की व्यवस्था की गई है। इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम के तहत पूरे देश में डायल 112 को लागू किया गया है।
दोस्तों बात करते हैं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के गुजरात में उनके हत्यारे नाथूराम गोडसे का गुणगान हो रहा है। ऐसा ही मामला गुजरात के वलसाड जिले में आया है। इसमें गांधी के हत्यारे को हीरो बताने वाले बच्चे को फर्स्ट प्राइज दिया गया। इस पर विवाद शुरू हो गया है, तो फिर जिला खेल अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया है। यह पहला मामला नहीं है कि गांधी के हत्यारे का गुणगान किया गया हो। इससे पहले भी गांधी के हत्यारे को महिमामंडित किया गया है। 2 दिन पहले ही बिहार के चंपारण में गांधी की प्रतिमा तोड़ी गई थी। इसके एक दिन बाद ही गांधी की प्रतिमा को शराब के रेपर की माला पहनाई गई थी। जब विश्व हिंदू परिषद और फिर बजरंग दल द्वारा गांधी के विरुद्ध लगातार कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। गांधी के शहादत दिवस पर इन संगठनों द्वारा गांधी को बध किया जाता है और गोडसे का गुणगान किया जाता है। वहीं गांधी को लेकर के गुजरात में भी एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ गोडसे को हीरो बताने वाले बच्चे को एक प्रतियोगिता में फर्स्ट प्राइज दिया गया है। इसमें कक्षा 5 से 8 तक के 7 से 12 साल की उम्र वाले बच्चे के लिए इस सब्जेक्ट का चयन स्थानीय स्तर पर सरकारी अधिकारियों ने ही किया था। हंगामा होने के बाद अब जिला खेल अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि जुगाड़ टेक्नोलॉजी की बात आए और बिहारियों की चर्चा ना हो, ऐसा संभव नहीं है। पूरे भारत में जुगाड़ टेक्नोलॉजी के मामले में बिहार अव्वल नंबर पर आता है। यहाँ कभी लोग 15 से 20 साल पुरानी बाइक के इंजन को ठेले में लगा करके गाड़ी बना देते हैं, तो कभी बांस के सहारे गाँव में बिजली ले आते हैं। ऐसा ही एक जुगाड़ बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में देखने को मिला है। जी हाँ, पश्चिमी चंपारण जिले के बगहा में एक शख्स ने नैनो कार को हेलीकॉप्टर बना दिया है। सुनकर आप चौंक जाएंगे, लेकिन ये बिल्कुल भी 100% सच है। हालांकि ये हेलीकॉप्टर आसमान में उड़ेगा नहीं, बल्कि सड़क पर चलेगा। आपको बता दूं कि हेलीकॉप्टर नुमा ये गाड़ी खास करके दूल्हा दुल्हन के बैठने के लिए बनाया जा रहा है। अक्सर आप फिल्मों में देखते होंगे कि हीरो अपनी दुल्हन को हेलीकॉप्टर से लेने जाता है। ऐसे में आम लोगों को भी ये शौक होता है कि वे अपनी दुल्हनिया को लेने फिल्मी अंदाज में पहुंचे। ऐसे में उनके इसी शौक को पूरा करने के लिए पश्चिमी चंपारण के बगहा में नैनो कार को मॉडलाइज करके हेलीकॉप्टर के जैसा तैयार किया जा रहा है। इसकी प्रक्रिया भी पूरी हो गई है। इस संबंध में कार की रीमॉडलिंग करने वाले मिस्त्री गुड्डू शर्मा ने कहा है कि इस तरह के हेलीकॉप्टर को बनाने में 1.5 लाख का खर्च है, जबकि इसको हाईटेक शक्ल देने में तकरीबन 2 लाख रुपए से ज्यादा का खर्च आएगा। इससे लोगों को खर्च भी कम पड़ेगा, वही उनका शौक भी पूरा हो जाएगा। इस हेलीकॉप्टर नुमा कार के अंदर सारी सुविधा उपलब्ध है, जो इसकी सवारी करने वाले सफर को यादगार बना देगी। दुल्हा दुल्हन की जोड़े की असली हेलीकॉप्टर की सवारी का सपना पूरा हो या ना हो, यह हेलीकॉप्टर गाड़ी उन्हें एक अलग एक्सपीरियंस जरूर देगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में 17 फरवरी से मैट्रिक की परीक्षा आरंभ हो गई है, यह शुरू हो गई है। इस परीक्षा को लेकर के बिहार बोर्ड ने कई तरह के दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसका पालन सभी छात्रों को करना होगा। आपको बता दूं कि मैट्रिक की परीक्षा में चिट पुर्जे को लेकर के सख्ती रहेगी। इसके लिए छात्रों पर सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी जा रही है। यह परीक्षा केंद्र में एंट्री पॉइंट पर दंडाधिकारी और पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। ये परीक्षार्थियों की फ्री स्क्रीनिंग करेंगे। खबर के अनुसार किसी के पास कोई आपत्तिजनक सामग्री तो नहीं है, इसके लिए परीक्षा की पूरी वीडियोग्राफी की जाएगी। छात्रों पर नजर रखी जाएगी। किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट और मोबाइल को परीक्षा केंद्र के अंदर प्रवेश करना बिल्कुल भी प्रतिबंध है। आपको बता दें कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने कंट्रोल रूम का नंबर 0612222227 और दूसरा नंबर 223005 जारी किया है। अगर किसी परीक्षार्थी को कोई भी कठिनाइयां हैं तो फिर वह इस नंबर पर फोन कर सकते हैं, जब बोर्ड के अधिकारी तुरंत उनका समाधान करेंगे। दोस्तों बात करते हैं कि एक तरफ जहां देश पहले से कोरोना की मार झेल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अब बिहार के किशनगंज जिला में अज्ञात और नई बीमारी से सूअरों की मौत हो रही है। इस अज्ञात और नई बीमारी से अब तक किशनगंज जिले में पिछले 2 महीने में 500 से भी अधिक सूअरों की मौत हो चुकी है। सैकड़ों सूअर अभी भी इस अज्ञात और नई बीमारी की चपेट में है। इस नई बीमारी से सैकड़ों सूअरों की मौत से सूअर पालकों में मायूसी छाई हुई है। सूअरों के मरने से उन्हें आर्थिक नुकसान भी हो रहा है। जब पशुपालकों का कहना है कि पशुपालन विभाग कुंभकर्ण निंद्रा में सोई हुई है। या ना तो उन लोगों को कोई बीमारी से संबंधित जानकारी दी जाती है और न ही बीमार सूअरों की किसी प्रकार का दवा किया जाता है। उधर किशनगंज जिला में लगातार सूअरों की मौत से आम नागरिक भी परेशान है। किशनगंज शहर के गांव मोहल्ले में जहां तहां सूअरों के मरने से एक तरफ दुर्गंध तो दूसरी तरफ सूअर मरने से लोगों में बीमारी फैलने की डर से लोग परेशान है। एमबीबीएस डॉक्टर का कहना है कि सूअरों की मौत का कारण महामारी फैलने से हो रही है या फिर स्वाइन फ्लू भी होने की भी आशंका उन्हें जताई गई है। मामले को लेकर के जब जिला पशुपालन पदाधिकारी डॉक्टर शंभुनाथ झा से उन पूछने पर उन्होंने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कहा है कि मृत सूअरों का सैंपल लेकर के लैब में जांच के लिए भेजा जाएगा और रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर कौन सी बीमारी से सूअरों की मौत हो रही है।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में बच्चों के इलाज की बेहतर व्यवस्था अब सरकारी अस्पतालों में ही मिल सकेगी। इससे शिशु मृत्यु दर को कम करने की दिशा में प्रभावी मदद मिल सकेगी। बिहार के सभी जिलों में बच्चों को बेहतर इलाज की सुविधा देने के लिए स्वास्थ्य विभाग जिला अस्पतालों में पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट यानी कि पीकू का निर्माण कराएगा। जहां फिलहाल 28 जिलों का चयन इस योजना के लिए किया गया है। पीकू के निर्माण पर तकरीबन 78 करोड़ रुपए की लागत आएगी। जानकारी के अनुसार जिन 28 जिलों का चयन योजना के लिए किया गया है उनमें 22 जिला अस्पताल में 42 बेड के, जबकि 6 जिला अस्पताल में 32 बेड के पीकू वार्ड का निर्माण होगा। जहां स्वास्थ्य विभाग का इस काम का जिम्मा बिहार स्वास्थ्य सेवाएं आधारभूत संरचना को सौंपा गया है। आपको बता दूं कि जिन जिलों में 42 बेड के पीकू वार्ड का निर्माण कराया जाएगा उनमें है भोजपुर, बक्सर, मोतिहारी, गोपालगंज, जहानाबाद, जमुई, कैमूर, कटिहार, समस्तीपुर, सारण, सीतामढ़ी, सीवान, किशनगंज, लखीसराय, मधेपुरा, मधुबनी, नवादा, रोहतास, अररिया, औरंगाबाद, बांका और वैशाली। अब बात करते हैं कि जिन जिलों में 32 बेड के पीकू वार्ड का निर्माण कराया जाएगा उनमें है सुपौल, बेगूसराय, अरवल, शेखपुरा, शिवहर और मुंगेर। दोस्तों बात करते हैं कि पंजाब के मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस नेता चरणजीत सिंह चन्नी यूपी और बिहार के लोगों के खिलाफ विवादित बयान देने के बाद चौतरफा घिर गए हैं। जब विपक्ष के कई नेता उन पर हमलावर हो गए हैं। इसी क्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी चन्नी को करारा जवाब दिया है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि क्या वे जानते हैं कि पंजाब में बिहार के लोगों का कितना योगदान है और कितने वहां यानी कि पंजाब में रह रहे हैं। मैं हैरान हूं कि लोग इस तरह के बयान कैसे देते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि कर्नाटक से शुरू हुए हिजाब विवाद को लेकर के राजनीति लगातार बढ़ते ही जा रही है। अब इसको लेकर के भोपाल से भारतीय जनता पार्टी के सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि किसी को हिजाब पहनने की जरूरत नहीं है। जहां साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा है कि देश में किसी को हिजाब पहनने की जरूरत नहीं है। हिजाब पहनने की जरूरत उन लोगों को है जिनको अपने घर में ही परेशानी है और वे अपने घर में ही सुरक्षित नहीं है। भोपाल में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा है कि किसी के साथ कोई बंधन नहीं है। हिंदू इतना श्रेष्ठ, इतना उच्च विचारधारा का और इतना संस्कारी होता है कि हमें किसी भी हिजाब पहनने की जरूरत नहीं है। हिजाब उनको पहनना है जिनको अपने ही घर में संकट है, उनके घर में ही वे सुरक्षित नहीं है और उनके घर में ही उनकी मर्यादा खतरे में है, इसीलिए उनको घर में ही हिजाब पहनना चाहिए। उन्होंने कहा है कि बाहर जहां हिंदू समाज निकलता है वहां उन्हें हिजाब पहनने की जरूरत नहीं है। जहां हम ज्ञान प्राप्त करते हैं और पढ़ाई करते हैं वहां तो बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों बात करते हैं कि पिछले दिनों सोशल मीडिया पर एक पोस्ट काफी वायरल हुआ था जिसमें लिखा गया था कि इस आदमी की पत्नी ने इनके कपड़े मशीन में डालकर धो दिए, जिसकी वजह से कुछ नोटों ने अपना रंग छोड़ दिया। जब वो शख्स बैंक में इन नोटों को बदलवाने गया तो फिर बैंक ने उस नोट को बदलने से साफ मना कर दिया। तो आइए आपको बताते हैं कि इसकी सच्चाई आखिर है क्या। तो हम आपको भी बताने जा रहे हैं कि आरबीआई के नियम के मुताबिक आप कौन से नोट को बैंक में जमा कर सकते हैं, यानी कि आप कौन से नोट को बैंक से बदल सकते हैं। आरबीआई की गाइडलाइन के मुताबिक अगर आपके पास कोई कटा फटा नोट है तो फिर आप उसे आसानी से बैंक या फिर आरबीआई के ऑफिस से एक्सचेंज कर सकते हैं, यानी कि बदल सकते हैं। हालांकि नोट कितना फटा हुआ है इस पर भी निर्भर करता है कि बैंक आपसे नोट एक्सचेंज करने का कोई शुल्क लेगा या फिर नहीं। लेकिन अगर आपके पास भीगा हुआ नोट है तो वे भी बदला जा सकता है। लोगों को कटे फटे नोट को बदलवाने का नियम तो पता है, लेकिन रंग छोड़ने वाले नोट को लेकर के ज्यादा जानकारी लोगों के बीच नहीं है, क्योंकि ऐसे मामले कम ही देखने को मिलते हैं। लेकिन कभी कभार बारिश की वजह से या फिर अन्य कारण से नोट गीले होकर के रंग छोड़ देते हैं। रंग छोड़े नोटों को दुकानदार भी लेने से साफ मना कर देते हैं। ऐसे में आप इन नोट को भी बैंक में जाकर के बदलवा सकते हैं। आपको बता दें कि आरबीआई ने एक आरटीए के जवाब में बताया था कि ऐसे नोट को भी गंदे नोट की श्रेणी में रखा जाता है और सभी बैंक ऐसे नोट को बदलते हैं। अगर आपके पास भी रंग छोड़े नोट हैं तो फिर आप बैंक में जाकर के उसे आसानी से बदलवा सकते हैं। आपको बता दें कि नोट कितना का है और कितना फटा हुआ है, इसी के अनुसार आपको पैसे वापस दिए जाते हैं। मान लीजिए कि 2000 रुपए का नोट है और वह 88 वर्ग सेंटीमीटर है तो इस पर आपको पूरा पैसा मिलेगा। लेकिन अगर नोट 44 वर्ग सेंटीमीटर है तो फिर इस पर आधा ही मूल्य मिलेगा। इसी तरह 200 रुपए के फटे नोट में 78 वर्ग सेंटीमीटर हिस्सा होने पर भी पूरा पैसा मिलेगा, वहीं 39 वर्ग सेंटीमीटर पर आधा पैसा मिलेगा। दोस्तों बात करते हैं कि अगर आप किसी बिजनेस को स्टार्ट करने का प्लान बना रहे हैं तो फिर ये खबर आपके लिए ही है। अभी हम आपको केंद्र सरकार की एक ऐसी योजना के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे आप खुद का बिजनेस शुरू कर पाएंगे। इस योजना के तहत आप औषधीय केंद्र या फिर जेनेरिक मेडिकल स्टोर खोलकर अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इस योजना में आने वाले खर्च सरकार की तरफ से दिया जाता है। हम बात कर रहे हैं केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री जन औषधि योजना की। इस योजना की शुरुआत साल 2015 में हुई थी, जहां एक और जनता
जनता के पास दवा का खर्च बढ़ता जा रहा है, वहीं ऐसे में ये रोजगार दिलाने का एक बेहतरीन जरिया है। यहाँ आपको दवाई साधारण मेडिकल स्टोर के मुकाबले 90% तक सस्ती मिलती है। अब तक देश भर में 5,500 से ज्यादा जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं। सरकार ने जन औषधि केंद्र के लिए 3 तरह की कैटेगरी बनाई हुई है। इसमें पहली कैटेगरी है जिसमें कोई भी व्यक्ति या फिर बेरोजगार फार्मासिस्ट रजिस्टर्ड मेडिकल प्रोटेक्शन स्टोर शुरू कर सकते हैं। जब दूसरी कैटेगरी में ट्रस्ट, एनजीओ, प्राइवेट हॉस्पिटल और सोसाइटी सेल्फ ग्रुप आदि को रखा है। जब वही तीसरी कैटेगरी में राज्य सरकार की ओर से नामित की गई एजेंसियों को रखा गया है, लेकिन इसके लिए भी कुछ जरूरी शर्तें हैं, जैसे कि मेडिकल स्टोर प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के नाम से खोला जाना जरूरी है। दवा दुकान खोलने के लिए 120 वर्ग फीट एरिया की जरूरत होती है। स्टोर शुरू करने के लिए करीब 900 दवाएं सरकार की ओर से उपलब्ध कराई जाती है। तो अगर आप भी किसी रोजगार की तलाश में हैं तो फिर आप इसको शुरू कर सकते हैं और अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार में हो रहे सड़क हादसों को कम करने के लिए अब परिवहन विभाग ने लोगों को व्यवहारिक रूप से जागरूक और सतर्क करने की योजना बनाई है। जब विभाग ने निर्णय लिया है कि बिहार के सभी शहरों में ट्रैफिक पार्क बनाए जाए। फिलहाल पटना, गया और मुजफ्फरपुर के अलावा 3 शहरों में अस्थायी ट्रैफिक पार्क बनाया गया है। अधिकारियों का मानना है कि पूरे बिहार भर में सड़कों की लंबाई बढ़ने और फिर सड़कों के बेहतर होने से गाड़ियों की रफ्तार भी बढ़ी है, इससे हादसों में भी इजाफा हुआ है। इसीलिए विभाग ने निर्णय लिया है कि लोगों को व्यवहारिक रूप से सड़क सुरक्षा नियमों यानी कि यातायात नियमों की जानकारी दी जाए। सड़क पर कैसे चलना है और कौन सा चिन्ह क्या बताता है, कितनी गति से गाड़ी चलानी है और रात हो या फिर दिन यात्रा करते समय किन नियमों का पालन करना चाहिए ताकि सड़क दुर्घटना कम से कम हो। इसीलिए परिवहन विभाग ने हर जिले में एक पार्क को ट्रैफिक पार्क बनाने का फैसला किया है। विभाग ने यह प्रस्ताव तैयार कर लिया है और जल्द ही इसकी मंजूरी ले ली जाएगी। दोस्तों अब बात करते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी किशनगंज शाखा की विभिन्न समस्याओं के समाधान को लेकर के बुधवार को पूर्व केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री विधान पार्षद उपेंद्र कुशवाहा से उनके आवास पर जदयू प्रदेश उपाध्यक्ष मुजाहिद आलम ने मुलाकात करके मांग पत्र सौंपा है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी किशनगंज सेंटर को फंड रिलीज नहीं होने के कारण एएमयू किशनगंज शाखा को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मुजाहिद आलम ने बताया है कि पूर्व मानव संसाधन विकास मंत्री उपेंद्र कुशवाहा के कार्यकाल में ही मात्र 10 करोड़ रुपए 3 दिसंबर 2015 को एएमयू शाखा किशनगंज के लिए मिला था। एएमयू किशनगंज शाखा के लिए बार बार फंड के लिए आग्रह करने के बावजूद भी अभी तक 10 करोड़ रुपए के अलावा कोई भी फंड रिलीज नहीं किया जाना चिंता का विषय बनता जा रहा है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी प्रशासन द्वारा पूर्व में निर्गत किए गए 10 करोड़ रुपए का उपयोगी प्रमाण पत्र 31 मार्च 2017 को ही केंद्र सरकार को सौंप दिया गया। दोस्तों बात करते हैं कि भारत और नेपाल का मधुर संबंधों युगों युगों से चलता आ रहा है। जहां ऐसे में दोनों देश के निवासी बिना किसी बाधा के बॉर्डर पार करते रहे हैं। राजनीतिक रिश्तों के अलावा भारत नेपाल के बीच रोटी बेटी संबंध भी सदियों से चलता आ रहा है। जहां इस दोस्ती को बनाए रखने और फिर लोगों की सहूलियत के लिए समय समय पर कई परियोजनाओं को लाया गया है। इसी में एक है रक्सौल काठमांडू रेल लाइन परियोजना, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट भी है। इसमें खुशी वाली बात यह है कि इस रेल लाइन को लेकर के फाइनल लोकेशन सर्वे का काम शुरू हो चुका है। खबरों के मुताबिक कोंकण रेलवे की टीम काठमांडू पहुंच चुकी है और इसी के साथ उन्होंने फाइनल लोकेशन का काम कर दिया है। नेपाल रेल विभाग के प्रवक्ता अमन चित्रकार ने बताया है कि भारतीय टीम नेपाल में सर्वे का काम शुरू कर दिया है। यह सर्वे में आवश्यक यंत्र उपकरण को भारत से लाने पर नेपाल सरकार द्वारा किसी तरह का कस्टम शुल्क नहीं लिया जा रहा है। यह फाइनल लोकेशन सर्वे को 18 महीने के अंदर पूरा करने का टारगेट रख दिया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे अब लजीज खाना खाएंगे। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने सरकारी विद्यालयों में बच्चों को परोसे जाने वाले मिड डे मील में सुरक्षा, स्वच्छता और गुणवत्ता को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का निर्देश अफसरों को दिया है। बुधवार को शिक्षा मंत्री ने बताया है कि कोरोना महामारी की वजह से विद्यालय बंद रहे। इस दौरान बच्चों के हित में उनके परिजनों को अनाज और खाने पकाने का पैसा बच्चों के खाते में उपलब्ध कराया गया। अब चूंकि विद्यालय खोले गए हैं और कोरोना महामारी का असर भी कम है, ऐसे में 28 फरवरी से पूरे बिहार भर की 70,333 प्रारंभिक विद्यालय में तकरीबन 1 करोड़ 19 लाख बच्चों को गर्मा गर्म मिड डे मील भोजन परोसा जाएगा। इसमें अगर मेनू की बात करें तो सोमवार को चावल, मिश्रित दाल और हरी सब्जी मिलेगा। मंगलवार को जीरा चावल और सोयाबीन और आलू की सब्जी, बुधवार को हरी सब्जी युक्त खिचड़ी, चोखा और मौसमी फल, बृहस्पतिवार को चावल, मिश्रित दाल और हरी सब्जी, शुक्रवार को पुलाव, काबुली चना या फिर लाल चना का छोला, हरा सलाद, अंडा, मौसमी फल तथा हरी सब्जी युक्त खिचड़ी, चोखा और मौसमी फल परोसे जाएंगे।
दोस्तों बात करते हैं कि पिछले कई दिनों से इस बात की चर्चा चल रही थी कि बिहार में जल्द ही बुलेट ट्रेन चलाने का काम शुरू हो सकता है, जिसमें पटना से हावड़ा के बीच इस हाई स्पीड ट्रेन के चलने की संभावना जताई जा रही थी। लेकिन अब यह स्पष्ट हो गया है कि बिहार का पहला बुलेट ट्रेन पटना से होकर नहीं गुजरेगी। रेलवे ने इस बात की घोषणा की है कि बिहार में पहला बुलेट ट्रेन पटना नहीं बल्कि गया सासाराम से गुजरेगी। रेलवे के अनुसार वाराणसी से हावड़ा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के निर्माण प्रारंभिक सर्वे का काम शुरू हो चुका है, जिसके बाद वाराणसी हावड़ा के बीच बिहार झारखंड होकर के प्रस्तावित बुलेट ट्रेन के लिए हाई स्पीड रेलवे ट्रैक बिछाने और फिर उस पर बुलेट ट्रेन चलाने की योजना शुरू हो गई है। पूर्व मध्य रेल मुख्यालय में भी रेल मंत्रालय से इस संदर्भ का पत्र आ गया है। जहां सर्वे के दौरान लोकेशन, भूखंड की उपलब्धता, प्रभावी होने वाले गांव और फिर लाभान्वित होने वाले गांवों को चिन्हित करने के साथ झारखंड और बिहार के इलाके में भी सर्वे का काम चल रहा है। सर्वे रिपोर्ट सरकार को सौंपे जाने के बाद आगे की कार्रवाई होगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के राजगीर में 177 करोड़ की लागत से 191 हेक्टेयर क्षेत्रफल में बना जू सफारी बुधवार को खुल गया है। फीता काटकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका उद्घाटन किया। इसके साथ काउंटर से 250 रुपए का पहला टिकट लेकर के 1.5 घंटे तक जू सफारी का आनंद लिया। जंगलों में खुले में विचरण करते हुए भालू, बाघ और शेर को देख करके आनंदित होते रहे। उनके साथ गाड़ी में शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी, पर्यावरण और वन मंत्री नीरज कुमार के अलावा नालंदा सांसद कौशलेंद्र कुमार भी थे। सीएम नीतीश कुमार और अन्य लोगों ने हिरन सफारी क्षेत्र में प्रवेश से पहले टिकट काउंटर से बैटरी वाली गाड़ी पर सवार होकर के प्रतीक्षालय तक का सफर किया। वहां हॉल में बड़े स्क्रीन पर जू सफारी की विशेषताओं को देखा। जब सुरक्षा के बारे में भी अधिकारियों से जानकारी ली। जू सफारी के मुख्य गेट से अंदर पहुंचकर सीएम नीतीश कुमार बाघ, शेर, हिरन और भालू के स्टेचू को भी देखा। इस क्रम में परिसर में बने भगवान बुद्ध की प्रतिमा को नमन किया। जब मीडिया को संबोधित करते हुए सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि 2009 में यहां 7 दिन रहकर के टूरिज्म के बारे में रणनीति बनाई। अब सारी रणनीति साकार हो रही है। अधिकांश कार्य करा दिया गया है। वेणु वन का जीर्णोद्धार कराया। यहाँ भगवान बुद्ध रहते थे। नई पीढ़ी के लोग अब यहाँ देखने आते हैं। पांडु पोखर का कायाकल्प हो गया है। दोस्तों बात करते हैं कि उत्तर भारत में अब मौसम साफ होने लगा है। जब दिल्ली, यूपी और बिहार सहित कई राज्यों में तेज धूप निकलने की वजह से सर्दी से काफी राहत मिली है। इस बीच एक बार फिर से मौसम में बदलाव होने जा रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र यानी कि IMD के मुताबिक आने वाले दिनों में इन राज्यों में बारिश की संभावना बन रही है। मौसम विभाग के मुताबिक यूपी में आज से 22 फरवरी तक अलग अलग जिलों में बादल छाए रहेंगे और बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार बिहार में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। इसके बाद आसमान साफ होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक फरवरी महीने के अंत तक ठंड और कोहरे का प्रभाव काफी कम हो सकता है। इस दौरान तापमान में भी तेजी से बढ़ोतरी होगी। ऐसे में गर्मी का एहसास बढ़ने लगेगा। वहीं यूपी और बिहार में वायु प्रदूषण मध्यम या फिर खराब स्तर पर रिकॉर्ड किया जा रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में बारिश होने की वजह से इसमें भी सुधार का अनुमान है। इसी तरीके का मौसम इन से सटे राज्यों में भी देखने को मिलेगा। दोस्तों बात करते हैं कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें एक बार फिर से ज्यादा बढ़ती दिख रही है। जहां दुरंडो ट्रेजरी से अवैध निकासी मामले में लालू प्रसाद यादव को रांची की सीबीआई कोर्ट ने दोषी करार दिया था और 21 फरवरी को उनकी सजा का ऐलान होना है। लेकिन इस बीच पटना सिविल कोर्ट से लालू प्रसाद यादव के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी हो गया है। लालू प्रसाद यादव के खिलाफ चारा घोटाले से जुड़ा एक मामला पटना सिविल कोर्ट में स्थित सीबीआई अदालत में चल रहा है। इस केस में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव समेत 3 आरोपियों को उपस्थिति रहने के लिए प्रोडक्शन वारंट जारी करने का ऑर्डर कोर्ट ने दिया है। पटना में स्थित सीबीआई कोर्ट में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के साथ साथ पूर्व सांसद RK राणा और एक अन्य के तरफ से बताया गया था कि फिलहाल चारा घोटाले से जुड़े एक मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद वह होटलवाड़ जेल में बंद है। लालू प्रसाद यादव के वकीलों ने कोर्ट को इसकी जानकारी दी थी कि इसके बाद कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव के खिलाफ IG जेल झारखंड के माध्यम से प्रोडक्शन वारंट जारी करने का आदेश दिया है। इसके बाद पटना में स्थित सीबीआई कोर्ट में सुनवाई के दौरान लालू प्रसाद यादव को पेश किया जा सकता है। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार के गया जिला से शिक्षा जगत को शर्मसार कर देने वाली सनसनीखेज खबर सामने आई है। जल्लाद की तरह एक बच्ची की जान विद्यालय प्रबंधक ने ले ली है। पूरा मामला गया जिला के GD गोयनका स्कूल का है। गया पटना मार्ग पर रसलपुर गांव के नजदीक में स्थित GD गोयनका पब्लिक स्कूल में 8वीं कक्षा का छात्र कृष्ण प्रकाश के तथाकथित बेरहमी से पिटाई के बाद मौत हो गई। इस घटना के बाद GD गोयनका पब्लिक स्कूल प्रबंधक पर परिजनों ने एक FIR दर्ज कराई है और कार्रवाई
की मांग की है। कृष्ण प्रकाश के परिजनों ने बताया है कि आज स्कूल से लौटने के क्रम में अचानक विद्यालय में 4 छात्रों को बुलाया गया, जहां सभी छात्रों की बेरहमी से पिटाई की गई। इस घटना के बाद वापस बस में लौटने के क्रम में 8वीं कक्षा का छात्र कृष्ण प्रकाश की मौत हो गई, जहां कृष्ण का भाई भी छात्रों की पिटाई के वक्त मौजूद था। जहां मृतक का भाई ने बताया कि छात्रों की हो रही पिटाई से बच्चे चिल्लाते रहे थे। दोस्तों अब बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में बुधवार देर रात बड़ा हादसा हो गया है। यहां एक कुएं में गिरने से 13 लोगों की मौत हो गई है। इनमें 9 लड़कियां और महिलाएं भी शामिल है। जब मामला नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र का है, बताया जा रहा है कि करीब 1.5 दर्जन महिलाएं गंभीर रूप से घायल है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सभी हल्दी के दिन मटकोरवा की रस्म के लिए पहुंची थी और एक कुएं के पास खड़ी थी। तभी अचानक कुएं पर लगी लोहे की जाली टूट गई और बड़ा हादसा हो गया। दोस्तों बात करते हैं कि जम्मू कश्मीर में कल सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए, जहां राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक रिएक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 3.5 पाई गई थी। जहां वही भूकंप आते ही लोग अपने घरों से बाहर निकल गए। भूकंप से नुकसान की अब तक कोई भी खबर नहीं है। दोस्तों अब बात करते हैं कि कोरोना महामारी का प्रकोप कम होने के बाद अगर आप होली के त्यौहार पर घर जाने की योजना बना रहे हैं तो फिर भारतीय रेलवे की ओर से आपको कंफर्म ट्रेन टिकट देने के लिए फुल प्रूफ प्लान बना लिया है। आपको बता दें कि रोजगार के लिए उत्तर प्रदेश बिहार के लाखों लोग एनसीआर में रहते हैं, यानी कि दिल्ली एनसीआर में रहते हैं। यह त्योहारों पर घर जाने के लिए कई बार इन लोगों को ट्रेन में कंफर्म टिकट नहीं मिल पाता है, या उन्हें घर जाने का प्लान कैंसिल करना पड़ता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रेलवे ने इस बार होली के लिए सभी यात्रियों को कंफर्म ट्रेन टिकट दिलाने के लिए योजना बनाई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रेलवे की ओर से मार्च 2022 से बड़ी संख्या में होली स्पेशल ट्रेनों को चलाने का निर्णय लिया जा सकता है। इन स्पेशल ट्रेनों में कई सुपरफास्ट ट्रेनें भी शामिल हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसको लेकर के रेलवे की ओर से जल्द घोषणा हो सकती है। आपको बता दें कि होली इस बार 18 मार्च 2022 को है। ऐसे में मार्च के पहले हफ्ते से इन स्पेशल ट्रेनों को चलाने का ऐलान हो सकता है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में ड्रोन के व्यापक उपयोग पर मंथन होने लगा है। अगर इसे बढ़ावा मिले तो फिर बिहार में ड्रोन गवर्नेंस का सपना साकार हो सकता है। पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश समेत देश के दर्जन भर राज्यों ने कृषि, वन, स्वास्थ्य, शहरी विकास, अपराध नियंत्रण, बिजली और दूसरे कई क्षेत्रों में व्यापक सुधार लाए हैं। साथ ही सरकारी सेवाओं को जनता तक सहज और सुलभ बनाया है। जहाँ बिहार में भी अगर इस दिशा में नीतिगत पहल हो तो फिर बाढ़ के दौरान ग्राउंड रिपोर्ट लेने से लेकर के बिजली का फॉल्ट सुधारने और फिर शराब माफियाओं के साथ ही बालू माफियाओं पर काबू पाने में भी इसका उपयोग हो सकता है। केंद्र सरकार के ड्रोन नीति लाने और फिर 2022-23 के केंद्रीय आम बजट में ड्रोन के बड़े पैमाने पर उपयोग के लिए प्रावधान करने के बाद बिहार में भी सर्विस डिलीवरी को सहज करने के लिए इसकी जरूरत महसूस की जाने लगी है। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार के वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आगामी 28 फरवरी को वार्षिक बजट पेश किया जाना है। जहां इसके लिए बिहार वित्त विभाग ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। वित्त विभाग ने इसके लिए सभी विभागों से आगामी वित्तीय वर्ष के लिए आय व्यय का प्रस्तावित आकार की पूरी जानकारी मांगी है, ताकि उसके आधार पर बजट की रूपरेखा तैयार की जा सके। बताया जा रहा है कि इस बार का बजट पिछली बार की तुलना में ज्यादा बड़ा हो सकता है, जिसमें कुछ नए ऐलान भी किए जा सकते हैं। जब बिहार में कोरोना की तीसरी लहर के बावजूद भी अर्थव्यवस्था की स्थिति ज्यादा प्रभावित होने और केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी बढ़ने, कर्ज लेने की सीमा 4% होने और आंतरिक स्रोतों से प्राप्त आय के आधार पर बजट आकार 2,40,000 करोड़ हो सकता है। आगामी वित्तीय वर्ष के लिए नेशनल हेल्थ मिशन से पिछले वर्ष की तुलना में 1100 करोड़ रुपए अधिक मिलने की संभावना है। इसी प्रकार अन्य मदों में भी राज्य को केंद्रीय बजट से काफी उम्मीद है। पिछले राज्य बजट का आकार 2,18,000 करोड़ रुपए था। जब बताया जा रहा है कि राज्य बजट में इस साल स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने और आधी आबादी के विकास से जुड़े क्षेत्र पर जोर दिया जाएगा, जहां इनमें नए अस्पतालों के निर्माण, मरीजों की जांच और इलाज की सुविधा में बढ़ोतरी सहित अन्य पहल शामिल होगी। जहां वही महिलाओं के विकास को लेकर के छात्राओं के लिए स्कूली शिक्षा और प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी में सहूलियत, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने सहित अन्य विषय शामिल किए जाने पर विचार किया जा रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि पटना हाईकोर्ट के निर्देश पर एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने गायघाट रिमांड होम मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है, जहां एएसपी काम्या मिश्रा के नेतृत्व में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई है, जिसे आईपीएस अधिकारी काम्या मिश्रा लीड करेगी। आपको बता दूं कि रिमांड होम की लड़की ने सुप्रिंटेंडेंट वंदना गुप्ता पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। इस मामले पर अलग अलग 2 एफआईआर महिला थाने में दर्ज है। अब एसआईटी इन दोनों केस की जाँच करेगी। आपको बता दूं कि अपनी शिकायत में रिमांड होम की
पीड़िता ने बताया था कि जब से वंदना गुप्ता गायघाट रिमांड होम की सुप्रिंटेंडेंट बनी, वहां का माहौल खराब हो गया। जब वंदना गुप्ता रिमांड होम की लड़कियों से गलत काम करवाती थी और जो लड़कियां विरोध करती थी तो उसको मारा पीटा जाता था। नशीली दवाइयां उनके खाने में मिलाई जाती थी। जब पीड़िता ने बताया था कि रिमांड होम में बाहर से लड़कों को अंदर बुलाया जाता था। जब मामला मीडिया में आया और जब ये तुल पकड़ा तो फिर पटना हाईकोर्ट ने खुद से संज्ञान लेते हुए बिहार सरकार और फिर पुलिस को कड़ी फटकार लगाई थी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के पटना, बक्सर, सारण, दरभंगा समेत 18 जिलों में जमीन सर्वे का काम शुरू हो गया है। इसके लिए 100 अंचल में कैंप लगाया जा रहा है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक इन जिलों के लोग ऑनलाइन के द्वारा भी जमीन सर्वे का काम कर सकते हैं। आपको बता दूं कि ऑनलाइन व्यवस्था शुरू होने से इन लोगों को सबसे ज्यादा फायदा होगा। आपको बता दूं कि ऑनलाइन व्यवस्था शुरू होने से उन लोगों को सबसे ज्यादा फायदा होगा जो बिहार से बाहर रहते हैं। जहां वे लोग कहीं से भी सर्वे फॉर्म भर करके ऑनलाइन के माध्यम से जमा कर सकते हैं और अपने जमीन खेत का सर्वे करा सकते हैं। खबर के अनुसार बिहार सरकार के आदेश के बाद दूसरे चरण में पटना, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, भोजपुर, सारण, दरभंगा, औरंगाबाद, कैमूर, बक्सर, वैशाली, रोहतास, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, समस्तीपुर, सीवान, गोपालगंज और नवादा में सर्वे का काम शुरू किया गया है। रैयत अब अपनी भूमि का ब्यौरा ऑनलाइन जमा कर सकते हैं, साथ ही अपनी वंशावली भी ऑनलाइन भेज सकते हैं। इसके लिए निदेशालय की वेबसाइट www.dlrs.bihar.gov.in पर जाकर के सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। दोस्तों बात करते हैं कि पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी द्वारा रोड शो के दौरान बिहार और यूपी के लोगों के संबोधन में दिए गए विवादित बयान पर बिहार में बवाल मचा हुआ है। जब बुधवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी नेता और जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने चरणजीत सिंह चन्नी और कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा की निंदा करते हुए एक के बाद एक कई अन्य ट्वीट किए। वहीं बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने भी चन्नी के बयान की निंदा की है। दरअसल आपको बता दूं कि चरणजीत सिंह चन्नी ने अपने संबोधन में कहा कि उत्तर प्रदेश और बिहार के भैया राज्य में आकर के शासन नहीं कर सकते। इसी बात को लेकर के बवाल मचा हुआ है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए संजय झा ने कहा है कि शर्मनाक, पंजाब के सीएम ने जिस तरीके से बिहार और यूपी के मेहनती लोगों को बदनाम किया है और उनका मजाक उड़ाया है, ये देखना घृणित है। और जिस उल्लास के साथ प्रियंका गांधी वाड्रा सीएम के बयान का समर्थन कर रही है, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और कांग्रेस से माफी मांगने की मांग करते हैं। संजय झा ने कहा है कि क्या चन्नी जानते हैं कि पंजाब की दौलत और विकास बिहार के हजारों प्रवासी कामगारों पर निर्भर है और कोविड के दौरान जब हमारे भाई बहन बिहार और यूपी वापस आने लगे तो राज्य में हरकत मच गया था, यानी कि पंजाब में हरकत मच गया था। वहीं राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाकर सीएम बनाए गए चन्नी राहुल गांधी की पसंद है, इसीलिए पहले उन्होंने उनके इशारे पर प्रधानमंत्री मोदी की पंजाब रैली नहीं होने दी, या सुरक्षा में लापरवाही बरतने और फिर अब वे दो राज्यों के विरुद्ध नफरत फैला रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि सीबीआई की विशेष अदालत द्वारा चारा घोटाले के 5वें मामले में लालू प्रसाद यादव को दोषी करार दिया गया है। इधर पिता के दोषी करार होने के बाद अब उनके दोनों लाल यानी कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव एक साथ दिखने लगे हैं। जब काफी लंबे समय से अलग थलग दिख रहे हैं, तेज प्रताप यादव बुधवार को अपने भाई तेजस्वी यादव के साथ लोगों की फरियाद सुनने पहुंचे। केस के फैसले के बाद दोनों बिहार को एक नया संदेश देने के लिए राबड़ी आवाज से एक साथ बाहर निकले और फिर बाहर खड़े फरियादियों की फरियादी सुनी। वहीं तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी यादव के साथ इंस्टाग्राम पर रील शेयर की है। दरअसल बिहार के कई जिलों से नगर परिषद और नगर पंचायत के अनुबंधन कर्मचारी अपनी समस्या को लेकर के तेजस्वी यादव से मिलने आए थे, जिसे सुनने के लिए दोनों भाई एक साथ आए। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने शिक्षा विभाग द्वारा 42,000 शिक्षक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए जाने के मामले पर चुटकी लेते हुए कहा कि शिक्षकों की बहाली बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं हो रही है, बल्कि शराब पीने वालों का मुंह सूंघने के लिए उन्हें बहाल किया जा रहा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में शिक्षकों के साथ साथ प्रोफेसर के भी बहुत से पद खाली हैं जिन पर बहाली होना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने नीतीश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि चुनाव में जितने वादे किए गए थे वो एक भी पूरा नहीं हो किया जा रहा है। इधर तेज प्रताप यादव ने राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी पर हमला बोलते हुए कहा है कि उन्होंने चर्च की जमीन का घोटाला किया है और उस पर मॉल बना रहे हैं और उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में एक बार फिर से महात्मा गांधी की प्रतिमा के अपमान की घटना सामने आई है। यह घटना पश्चिमी चंपारण जिले के तुर्कोलिया में स्थित गांधी घाट की है, जहां स्थापित गांधी की प्रतिमा पर असामाजिक तत्वों ने शराब की खाली रेपर की माला पहना दी, साथ ही बापू के चेहरे पर सिंदूर लगा दिया गया। आपको बता दूं कि यह घटना जहां हुई है वह तुर्कोलिया थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि बिहार में शराबबंदी कानून लागू होने के बावजूद भी थाने से
100 गज की दूरी पर शराब का रेपर कहां से आया है। आपको बता दूं कि इससे पहले चंपारण सत्याग्रह के शताब्दी समारोह के दौरान पश्चिमी चंपारण जिले के चरखा पार्क के अंदर स्थापित महात्मा गांधी की एक आदमकद प्रतिमा को सोमवार सुबह क्षतिग्रस्त पाया गया। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज करते हुए एक आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी नशे का आदी था। उसने पुलिस या पूछताछ में यह बात स्वीकार की थी कि नशे के हालात में उसने ऐसा किया था। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।